Hello everyone, I'm Bhavna Sania and I'm back with a new video for class 10th and आज की वीडियो में हम दो पोम कवर करने वाले हैं। पहली हमारी पोम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टेड और ह्यूमरस पोएम है। ठीक है, समझ आया। एंड दूसरी पोम है हमारी फॉर एने ग्रॉगरी। अगर मैं 10th क्लास की पोम्स की बात करूँ तो हमारी सिर्फ यही पोम्स बची थी एंड बाकी की सारी पोम्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन करेंगे एंड फॉर एने ग्रॉगरी करेंगे। ठीक है, एंड इसमें हम कवर क्या करने वाले हैं, एज यूजुअल सबसे पहले हम कवर करेंगे समरी कवर करने के बाद हम करेंगे पोएटिक डिवाइसेस करने के बाद हम और क्या क्या कवर करने वाले हैं, राइम स्कीम। And after rhyme scheme we will cover all the important questions from both the poems. ठीक है, दोनों poems के important questions हम cover करेंगे। क्लियर? सो हम सबसे पहली पोम स्टार्ट करते हैं अपनी, दैट इज द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज रिटन बाय ऑब्दन नैश। ठीक है, तो पोएट का क्या नाम है टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन के, दैट इज ऑब्दन नैश। क्लियर? तो अब अगर आपको टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन की बात करें तो मेन कैरेक्टर्स कौन थे, लेट्स सी कि मेन कैरेक्टर्स कौन थे। अगर मैं मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट की बात करूं, इट वाज ड्रैगन। ठीक है, ड्रैगन की ओनर थी बेलिंडा वाज अ लिटिल गर्ल। उसके बाद इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड द लास्ट वन वाज कस्टर्ड। ये चारों इसके पेट थे। ठीक है, ये चारों बेलिंडा के पेट थे। कौन थे बेलिंडा के पेट थे, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड अपने आप को, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड कौन थे, कैट, रैट एंड डॉग। ठीक है, कैट, माउस एंड डॉग। और कस्टर्ड कौन था, ड्रैगन। ठीक है, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड अपने आप को बहुत ही करेजियस, बहुत ही ब्रेव मानते थे। एंड ड्रैगन, आयरनी क्या है यहाँ पे कि जो ड्रैगन है, जो सबसे पावरफुल होना चाहिए, वो एक सेफ केज की डिमांड करता था, वो सबसे ज्यादा कावर्ड दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जब एक पायरेट इनके घर में घुस आता है, अटैक करता है, तो इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, बेलिंडा तीनों भाग जाते हैं। बेलिंडा हेल्प के लिए ट्राई करती है, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड तीनों गायब हो जाते हैं और कस्टर्ड बेलिंडा को उस पायरेट से बचाता है बाय स्वेलिंग हिम अप। ठीक है, उसको खा के, उसको गिलॉप करके। ठीक है, तो एंड में क्या होता है कि जो कस्टर्ड हमेशा नाइस सेफ केज मांगता रहता था, आज उसी ने सबकी जान बचाई होती है, तो वो कावर्ड एक्चुअली में नहीं होता। तो दिस स्टोरी टेल्स कि जो दिखने में होता है ना, रियलिटी वो नहीं होती। ठीक है, जो ड्रैगन है वो सबसे ब्रेव है, बट यहाँ पे वो हमेशा सबसे कावर्ड बन के रहता है। क्लियर, समझ आया? एंड रियलिटी सिचुएशन में तभी पता लगती है जब एक बंदा एक पर्टिकुलर सिचुएशन में फंसता है। क्लियर? तो अगर मैं ये पोएम की समरी रीड करूँ, एक बार हम इसकी समरी रीड करते हैं। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज अ बैले। क्या है ये, एक बैले है। व्हाट इट इज अ बैले। क्लियर, समझ आया? एक ह्यूमरस पोएम है। ह्यूमरस पोएम का मतलब होता है कि ये फनी पोएम है। ठीक है, एंड किसके बारे में, प्रोटैगनिस्ट कौन है, मेन लीड कौन है, दैट इज कस्टर्ड, जो कि बहुत कावर्ड है। एंड हु इज कस्टर्ड, द ड्रैगन। क्लियर? कस्टर्ड इज अ पेट ऑफ बेलिंडा, अ लिटिल गर्ल हु लिव्स इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद हर पेट्स। तो बेलिंडा अपने लिटिल हाउस में, बेलिंडा इज अ लिटिल गर्ल जो अपने लिटिल हाउस में अपने पेट्स के साथ रहती है। उन पेट्स में से एक पेट है कस्टर्ड, जो कि एक ड्रैगन है। क्लियर? उसके अलावा शी हैड ब्लैक किटन, और उस किटन का नाम है इंक। उसके अलावा शी हैज ग्रे माउस, उस ग्रे माउस का नाम है ब्लिंक। येलो डॉग का नाम है मस्टर्ड एंड एक कावर्डली ड्रैगन है जो है कस्टर्ड। ठीक है, समझ आया? द पोएट सेज दैट ऑल ऑफ देम आर वेरी ब्रेव। सब अपने आप को बहुत ब्रेव बताते हैं एक्सेप्ट द ड्रैगन। तो ये आयरनी हो गई कि सबसे पावरफुल, सबसे ब्रेव एनिमल यहाँ पे कावर्ड दिखाया गया है। Others were described as brave and are compared with like bear, tiger and lion, but the dragon is very timid. तो बाकी जो एनिमल है ना, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, तो ये बेयर, टाइगर एंड लायन से कंपेयर किया गया है कि ये लायन, टाइगर या बेयर जितने ब्रेव है। और कस्टर्ड की बात करें तो उसे बहुत डरपोक दिखाया है, बहुत टिमिड दिखाया है। क्लियर? ही ऑलवेज डिमांड्स अ सेफ प्लेस फॉर हिम। कस्टर्ड हमेशा एक सेफ प्लेस डिमांड करता था अपने लिए। All the other characters make fun of him,
जितने भी बाकी करेक्टर्स हैं पोम में, दैट इज बेलिंडा, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, वो सब के सब कस्टर्ड का मजाक उड़ाते थे. बट वन नाइट दे आर सरप्राइज बाय द एंट्री ऑफ पायरेट इन द हाउस. सरप्राइज तो नहीं बोलेंगे हम, दे वर शॉक्ड कि भाई एक पायरेट उनके घर में घुस गया है विद द बैड इंटेंशंस. ठीक है, ऑल ऑफ देम गेट फ्राइटेंड, सबके सब डर गए. बेलिंडा, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, चारों डर गए. ठीक है, एंड इधर उधर छुपने लगे. बट टू एवरीवन सरप्राइज, ड्रैगन ने क्या किया, उस पायरेट को टैकल किया बाय ईटिंग हिम अप. उस पर अटैक किया और उसको वो खा गया. तो जो सबसे कावर्ड बनता था यहाँ पे, उसने सबसे ज्यादा ब्रेवरी दिखाई. ठीक है, समझ आया. एज ऑल ऑफ देम आर सेव्ड बाय कस्टर्ड, दे थैंक हिम. सबने उस कस्टर्ड को थैंक्स बोला क्योंकि कस्टर्ड ने उन सबकी जान बचाई थी. पर एंड में दे रियलाइज दैट दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ द ड्रैगन बिकॉज ऑफ हिज बीइंग टिमिड. अब ड्रैगन हमेशा टिमिड बन के रहता था, ठीक है, कावर्ड बन के रहता था, बट रियलिटी में वो कावर्ड नहीं था. ठीक है, सो ऑल ऑफ देम सडनली स्टार्टेड सेइंग अगेन कि वो आज भी कस्टर्ड से ज्यादा ब्रेव है और इस सिचुएशन को उससे बेटर तरीके से हैंडल कर सकते थे. ठीक है, सो हियर द पोएट हैज ट्राइड टू से दैट समटाइम अ टिमिड पर्सन इज द एक्चुअल हीरो इन द टफेस्ट सिचुएशन ऑफ लाइफ. तो कभी जो सबसे डरपोक पर्सन है ना, वो सबसे डरपोक पर्सन कैन बी द एक्चुअल हीरो इन द टफेस्ट सिचुएशंस ऑफ लाइफ. क्लियर. तो यहाँ पे हमारी समरी जो है टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन की कंप्लीट होती है. अब आते हैं थीम ऑफ द पोम में. अब थीम ऑफ द पोम में क्या है, द आइडिया ऑफ बैटलिंग एंजाइटीज एंड कॉन्करिंग फियर थ्रू करेज एंड डिटर्मिनेशन इज द थीम ऑफ ऑग्डन नैश पोम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. तो यहाँ पे ऑग्डन नैश ने क्या बताया हुआ है कि जब बैटलिंग के टाइम हमें जो एंजाइटीज होती है, फियर होता है, उसको कैसे कॉन्कर करना है थ्रू अवर करेज एंड डिटर्मिनेशन. क्लियर. इन द पोम अ ड्रैगन बाय द नेम ऑफ कस्टर्ड ओवरकेम हिज फियर, ठीक है, ऑफ नॉट हैविंग अ सेफ प्लेस टू स्लीप टू डिफेंड द इनहेबिटेंट्स फ्रॉम अ पायरेट. ठीक है, जो हमेशा खुद एक सेफ प्लेस मांगता रहता था सोने के लिए, आज उसने ही अपने उसी घर के इनहेबिटेंट्स को पायरेट से बचाया है. द पोम emphasizes the idea that even the most courageous creature can experience fear. जो सबसे courageous, सबसे fearless person है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत डर जाए अपनी anxieties और difficulty की वजह से. But all these anxieties and difficulties can be conquered by bravery and tenacity. ठीक है. अब राइम स्कीम क्या है, राइम स्कीम है ए बी बी सी सी डी डी. अभी हम राइम स्कीम करेंगे. क्या है, ए बी बी सी सी डी डी, सब डबल डबल है. तो मैं आपको सिखाती हूँ कैसे राइम स्कीम होगी. ये है आपका स्टैंजा 1. ठीक है, तो हाउस माउस सेम राइमिंग वर्ड है. ए वैगन ड्रैगन, ये हो गया आपका बी बी. अब नेक्स्ट में आएगा सी सी डी डी जो स्टैंजा 2 है. ठीक है, अब इसमें क्या आपका कौन से पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है. सबसे पहले रेपिटेशन हुआ है यूज. रेपिटेशन इसलिए क्योंकि एक अ लिटिल वाइट हाउस एंड विद अ लिटिल ब्लैक किटन, लिटिल ग्रे माउस, लिटिल येलो डॉग एंड लिटिल रेड वैगन, ये लास्ट पैराग्राफ में भी रिपीटेड है. सो दैट इज वाई यहाँ पे मैंने ये रिपीटेशन लिखा है. ठीक है, समझ आया. ये लास्ट पैराग्राफ में भी रिपीटेड है, दैट इज वाई हियर रेपिटेशन इज रिटन. ठीक है, उसके बाद ऑक्सिमोरॉन. ऑक्सिमोरॉन मीन्स व्हेन टू अपोजिट वर्ड्स आर यूज टुगेदर. ठीक है, जब दो अपोजिट वर्ड्स को इकट्ठे यूज करते हैं, जैसे लिटिल पेट ड्रैगन. एक तो ड्रैगन पेट नहीं हो सकता और लिटिल भी नहीं हो सकता, तो लिटिल पेट ड्रैगन इज एन ऑक्सिमोरॉन. पोएटिक लाइसेंस यहाँ पे शुरू यूज हुआ है रेलियो ट्रूलियो. इट इज रियली एंड ट्रूली अ ड्रैगन. ये पोएट ने लिखना था, बट उसने अपनी पोएटिक लाइसेंस की वजह से राइम करने के लिए, रिदम करने के लिए उसने इसको चेंज किया है इनटू रेलियो एंड ट्रूलियो. इमेजरी इज द इंटायर स्टैंजा बिकॉज वी कैन इमेजिन व्हाट इट इज रिटन हियर. एंड एलिट्रेशन की बात करें तो लिटिल ब्लैक किटन एंड लिटिल ग्रे माउस, लिटिल ब्लैक किटन एंड लिटिल ग्रे माउस. तो ये लिटिल समझ आया. तो यहाँ पे एलिट्रेशन यूज हुआ है. ओके, सो दिस इज वेरी इजी. अब हम आगे देखते हैं राइम स्कीम. अब इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड. इंक और ब्लिंक फर्स्ट स्टैंडर्ड से बिल्कुल मैच नहीं हो रहे, तो ये दोनों सेम राइम वर्ड है. सी सी. मस्टर्ड, कस्टर्ड भी बिल्कुल मैच नहीं हो रहे एंड सेम राइम वर्ड है, तो डी 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 डी. तो अगर मैं राइम स्कीम की बात करूँ तो पूरी पोएम में नोटिस करना यही राइम स्कीम यूज की गई है. ए बी
AABBCCDD। क्लियर, समझ आया? अब आता है दूसरा स्टैंजा। दूसरे स्टैंजा में क्या है? नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द ग्रे लिटिल माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक and the little yellow dog was sharp as mustard but the dragon was a coward and she called him custard। क्लियर। सबसे पहले सिमिली यूज किया है क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो ये लिटिल येलो डॉग है इट वाज एज शार्प एज मस्टर्ड। सो हेयर द सिमिली इज यूज क्योंकि लिटिल येलो डॉग को मस्टर्ड से कंपेयर किया गया है यूजिंग द वर्ड एज। ठीक है, समझ आया? एलिट्रेशन हो गया कावर्ड एंड कस्टर्ड। कावर्ड एंड कस्टर्ड, ये देख लो कावर्ड और कस्टर्ड। सो बेसिकली क्लोजली प्लेस्ड वर्ड की जो फर्स्ट साउंड है वो रिपीट होनी चाहिए, जैसे कावर्ड का क एंड कस्टर्ड का क, तो ये रेपिटेशन ऑफ क्लोजली प्लेस्ड साउंड के बिगनिंग की रिपीटेशन हो गई, दैट इज एलिट्रेशन। एनाफोरा की बात करें तो एनाफोरा में क्या होता है? दो कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में रेपिटेशन होती है एट द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड। तो ये हो गया एंड द लिटिल। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनाफोरा। अब रेपिटेशन क्या हो गया? रेपिटेशन हो गया लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस वाज ब्लिंक एंड लिटिल येलो डॉग वाज मस्टर्ड एज शार्प एज मस्टर्ड। ये रेपिटेशन है क्योंकि ये सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में भी रिपीटेड है। फिर आता है एंथ्रोपोमोर्फिज्म। क्या है? एंथ्रोपोमोर्फिज्म। ठीक है, समझ आया? एंथ्रोपोमोर्फिज्म पूरे स्टैंजा में यूज किया गया। अब इसका मतलब क्या होता है? जब हम ह्यूमन लाइक क्वालिटीज देते हैं एनिमल्स को, ठीक है, ह्यूमन लाइक क्वालिटीज देते हैं हम एनिमल को, ठीक है, जैसे उनको हमने नेम किया कि एक का नाम इंक है, एक का नाम ब्लिंक है, एक का नाम मस्टर्ड है, एक का नाम कस्टर्ड है, तो हमने ह्यूमन क्वालिटी है किसी को नेम करना, तो यहाँ पे हम एनिमल्स को नेम कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया? दैट इज एंथ्रोपोमोर्फिज्म। एंथ्रोपोमोर्फिज्म। ठीक है, क्लियर, समझ आया? आयरनी क्या बताई हुई है? आयरनी जब एक्चुअली में उल्टा बताया गया है, ड्रैगन कैन नॉट बी अ कावर्ड, और यहाँ पे ड्रैगन को कावर्ड बताया गया है। क्लियर? करेक्टराइजेशन पूरे इंटायर स्टैंजा में है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एनिमल्स के करेक्टरिस्टिक को अलग अलग नाम से, अलग अलग ट्रेड से डिस्क्राइब किया गया है, तो करेक्टराइजेशन पूरे स्टैंजा में है। क्लियर? नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा। ठीक है, टीथ अंडरनीथ नोज टोज, AABB हो गई। ठीक है, सिमिली यूज की गई है यहाँ पे। सबसे पहले सिमिली कहाँ पे? माउथ लाइक अ फायर प्लेस। ठीक है, माउथ को फायर प्लेस से बेसिकली कंपेयर किया गया है, तो यूजिंग अ वर्ड लाइक, तो ये हो गई आपकी सिमिली। क्लियर? रीफ्रेन मतलब रेपिटेशन ऑफ अ फ्रेज। ठीक है, रीफ्रेन क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ अ फ्रेज। एंड रेलियो एंड ट्रूलियो, ये है आपका रीफ्रेन। इसको हमने रेपिटेशन ऑफ अ फ्रेज, इसको हमने फर्स्ट स्टैंजा में भी देखा था। ठीक है, समझ आया? मेटाफर, जब किसी को कंपेयर किया जाता है, चिमनी को हमने नोज से कंपेयर किया गया है, ठीक है, विदाउट यूजिंग द वर्ड, नोज को चिमनी से कंपेयर किया गया है विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज, तो ये हो गया मेटाफर। ठीक है, एलिट्रेशन हो गया, स्पाइक्स ऑन द टॉप, परफ्यूम एंड स्केल्स अंडरनीथ, स्पाइक्स एंड स्केल्स। ठीक है, क्या हो गया? स्पाइक्स एंड स्केल्स। I'll mark with this, spikes and scales, spikes on the top of him and scale। ये हो गया alliteration। जब closely related word, जो closely placed words जो होते हैं, उनके जब letters जो beginning की sound है वो repeat हो रही होती है। ठीक है, समझ आ गया? हाइपरबोल, बिग शार्प टीथ, डैगर ऑन हिज टोज। जब हम किसी चीज को एग्जैजरेट करते हैं, किसी के अपीयरेंस को एग्जैजरेट करते हैं, ठीक है, टू मेक इट मोर ह्यूमरस एंड प्लेफुल, तो ये बताया हुआ है बिग शार्प टीथ। ठीक है, समझ आया? डैगर्स ऑन हिज टोज, दोनों जगह हाइपरबोल यूज किया गया। एंड सिमिली हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, दैट इज माउथ लाइक अ फायर। क्लियर? Now we are moving on to the next stanza. Belinda was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stair. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले यहाँ पे alliteration use की हुई है। Belinda was as brave as barrel, तो ये तीनों word में alliteration use की गई है। These are closely placed word, but and moreover इनका जो starting का sound है, beginning का sound है, वो repeat हो रहा है। Belinda, brave and barrel, तो ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी alliteration। फिर आता है दूसरा simile। सिमिली क्या हो गया?
अ बैरल फुल ऑफ बियर। ये हो गया आपका सिमिली, जब हम बेसिकली एज और लाइक लगा के किसी को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे आता है आपका सिमिली। एसोनेंस क्या हो गया, जब पूरे लाइन में किसी भी वोवल ए ई आई ओ यू की साउंड काफी प्रोमिनेंट होती है, वो होता है एसोनेंस। जैसे बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर, तो ये पूरा का पूरा आपका पूरा का पूरा यहाँ पे एसोनेंस आ गया, क्योंकि बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर, यहाँ पे ए की साउंड काफी प्रोमिनेंट है। क्लियर। उसके बाद आता है हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है, जब किसी चीज को बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेट किया जाता है टू मेक इट मोर प्लेफुल। तो इंक एंड ब्लिंक चेज लायन, ऑब्वियसली एग्जैजरेट किया हुआ है, रियलिटी में रैट और जो रैट और कैट है वो लायन को चेज नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आया। कॉन्ट्रास्ट, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज का बेसिकली कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, जब अपोजिट यूज किया जाता है कि कस्टर्ड है, कस्टर्ड कौन है, ड्रैगन है, और वो क्या डिमांड कर रहे हैं, नाइस सेफ केज, तो ऑब्वियसली दिस इज अ कॉन्ट्रास्ट। ठीक है। आयरनी, आयरनी जो एग्जैक्टली हो नहीं सकता, उसका उल्टा होता है इंक एंड ब्लिंक चेस लायन डाउन द स्टेयर। तो क्या इंक एंड ब्लिंक सच में लायन को चेस कर सकते हैं? नो। सो दिस इज एन आयरनी। क्लियर। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा. Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Relio Trulio cowardly dragon. ठीक है, तो सबसे पहले refrain यूज किया है, क्योंकि as you all know ये लाइन दोबारा रिपीट हो रही है, and at the Relio Trulio cowardly dragon, तो ये क्या यूज किया गया है यहाँ पे, ये आपका यूज किया गया है refrain, because this line is being repeated third time. ठीक है, रेपिटेशन हो गया, बेलिंडा टिकल्ड हिम एंड शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, तो ये हो गया रेपिटेशन ऑफ वर्ड। ठीक है, ये क्या हो गया, रेपिटेशन ऑफ वर्ड। क्लियर, रेपिटेशन ऑफ वर्ड। फिर आता है एल्यूजन। एल्यूजन क्या हो गया, दे रूडली कॉल्ड हिम परसाइवल। व्हाट इज एल्यूजन, दिस इज एल्यूजन, दे रूडली कॉल्ड हिम परसाइवल। और ये एल्यूजन क्यों है, मैंने मेंशन भी किया है, परसाइवल एक एल्यूजन है बिकॉज इट इज रेफरिंग टू सर परसाइवल फ्रॉम ऑर्थेरियन लेजेंड। दिस कंट्रास्ट विद कस्टर्ड्स कावर्डली नेचर एडिंग डेप्थ टू द पोम, क्योंकि परसाइवल बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, दे रूडली कॉल्ड हिम परसाइवल, क्योंकि परसाइवल भी इक्वली कावर्ड था। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे पर्सोनिफाई किया हुआ है, दे यू कॉल्ड हिम परसाइवल, कस्टर्ड को परसाइवल बोल के उसको पर्सोनिफाई किया हुआ है, मतलब यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटी डाली हुई है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका पर्सोनिफिकेशन। क्लियर, दिस इज पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद आता है आपका इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, ये भी पर्सोनिफाइड है, क्योंकि यहाँ पे नेमिंग कर रखी है, एनिमल्स को नेम दे रखा हुआ है, मतलब ह्यूमन क्वालिटी दे रखी है, सो दिस इज ऑल्सो पर्सोनिफिकेशन। आयरनी का क्या हो गया, आयरनी अगेन रियली ट्रूली अ कावर्ड ड्रैगन। ठीक है, ये आयरनी हो गया, आयरन ड्रैगन कैन नॉट बी कावर्ड। ठीक है, समझ आ गया। फिर आता है नेक्स्ट नियोलॉजिज्म। क्या है, नियोलॉजिज्म, इसमें कहाँ यूज किया गया है, इस पूरी लाइन में नियोलॉजिज्म यूज किया गया है। व्हाट एग्जैक्टली नियोलॉजिज्म इज, अगर रेलियो ट्रूली की बात करूँ तो इट इज अ क्रिएटिव नियोलॉजिज्म, इट इज एडिंग विम्सिकल एंड इमेजिनेटिव लैंग्वेज टू द पोम। क्लियर, समझ आया। अब आते हैं स्टैंजा 6 पे। Belinda giggled till she shook the house, and Belinda said, "Weak witches giggling for a mouse." Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. ठीक है, तो सबसे पहले ओनोमोटोपिया यूज किया गया है। ओनोमोटोपिया किसके लिए होता है, साउंड इफेक्ट के लिए। ओनोमोटोपिया किसके लिए होता है, साउंड इफेक्ट के लिए। तो यहाँ पे बोला है ब्लिंक and Blink said weak and Belinda giggled। ठीक है, गिगलिंग फॉर अ माउस, ये सारे के सारे क्या है आपके ओनोमोटोपिया। ठीक है, समझ आया। तो रेड कलर से मैंने क्या मार्क किया है, ओनोमोटोपिया। क्लियर। फिर आता है नेक्स्ट रीफ्रेन। रीफ्रेन मतलब रेपिटेशन ऑफ अ लाइन इन फुल पोएम। सो व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज इज अ रीफ्रेन, दिस लाइन इज रिपीटेड, सो दिस इज अ रीफ्रेन। क्लियर। उसके बाद आता है हाइपरबोल। बेलिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस। ठीक है, मतलब ये एग्जैजरेट किया, ऑब्वियसली शी कैन नॉट शेक द हाउस, सो शी गिगल टिल शी शुक द हाउस, तो ये क्या हो गया, हाइपरबोल।
समथिंग विच इज एग्जैजरेटेड, जो पॉसिबल नहीं है. पर्सोनिफिकेशन, ब्लिंक सेड वीक एंड गिगलिंग अ माउस, क्योंकि ना ब्लिंक वीक कर सकता है ना माउस हंस सकता है. तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन पूरी लाइन में. बेसिकली इनको पर्सोनिफिकेशन मतलब ह्यूमन क्वालिटीज इसमें डाली गई है. ठीक है. उसके बाद आयरना, आयरनी आती है. आयरनी क्या है कि कस्टर्ड डिमांड्स फॉर अ नाइस सेफ केज. So custard is coward and he is demanding for a nice safe cage which is next to possible in reality. So this is irony. Clear? Next stanza. Suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled and they all looked around. Meouch cried Ink and Oak cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. ठीक है. विंडा यहाँ पे विंडो है. अब कॉन्सोनेंट्स की बात कर रहे हैं. Suddenly they heard a nasty sound. पूरे में कॉन्सोनेंट्स है क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट मतलब AEIOU के अलावा जितने भी लेटर्स है उनकी साउंड बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है. अब आता है ओनोमोटोपिया. ओनोमोटोपिया में क्या आता है, मियाउच आएगा और ग्रोल्ड आएगा. मियाउच एंड ग्रोल्ड, ये ओनोमोटोपिया हो गया. दिस इज फॉर बेसिकली गिविंग अ साउंड इफेक्ट. Okay, this is for basically giving a sound effect. Poetic license, climbing up a window. This is window, तो climbing up a window ये window के लिए यूज किया. यहाँ पे poetic license यूज किया है. poet ने basically whimsical sound बनाने के लिए इस word को change कर दिया है. Clear? समझ आया? फिर आता है repetition. Suddenly is repeated. क्या है रेपिटेशन में, सडनली इज रिपीटेड. तो ये हो गया आपका रेपिटेशन. क्लियर? फिर सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड. क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? आई होप ये सारे स्टैंजास आपके क्लियर हो गए हो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, स्टैंजा 8. Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. सबसे पहले पूरे के पूरे स्टैंजा में यूज करी गई है आपकी इमेजरी. ठीक है. दैट मीन्स यू कैन वेरी वेल इमेजिन दिस स्टैंजा. क्लियर? फिर नेक्स्ट यूज किया गया है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन में क्या आता है, पिस्टल. तो ये बेसिकली क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स है. ठीक है. पिस्टल इन हिज हैंड एंड पिस्टल इन हिज राइट हैंड. पिस्टल इन हिज. ठीक है. समझ आया? तो ये बेसिकली क्या हो गया, एलिट्रेशन भी हो गया क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड बेसिकली बिगनिंग ऑफ द लेटर की साउंड भी रिपीट कर रहा है. हिज बियर्ड वाज ब्लैक, held in his a cutlass teeth and he held in his teeth a cutlass bright. ये क्या हो गया, visual imagery. You can imagine a person holding a basically cutlass in his mouth. You can imagine कैसे pirates पकड़ते हैं. फिर आता है contrast कि beard black है और leg जो है wood की है. So this is a contrast. ठीक है. Connotation, it was clear that the pirate mean no good. ठीक है. इट वॉज क्लियर दैट पायरेट मीन नो गुड. यहाँ पे क्या यूज किया गया है, कोनोटेशन यूज की गई है. ठीक है. दैट मीन्स कि ये डेंजर है. हमने बहुत अच्छे से कन्वे कर लिया कि पायरेट जो है वो थ्रेटनिंग नेचर का है. रेपिटेशन, पिस्टल इन हिज लेफ्ट, पिस्टल इन हिज राइट. क्लियर? एलिट्रेशन, बियर्ड वॉज ब्लैक. तो बियर्ड वॉज ब्लैक, ये दीज आर क्लोजली रिलेटेड वर्ड और इनका जो बिगनिंग ऑफ द लेटर है वो रिपीट हो रहा है. क्लियर? देन वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. Belinda paled and she cried, help, help. But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mousehole. सबसे पहले यहाँ पे यूज किया गया है ट्रांसवर्ड yelp. क्या यूज किया गया है, ट्रांसवर्ड yelp. अगर मैं ट्रांसवर्ड yelp की बात करूँ तो ट्रांसवर्ड yelp का क्या मतलब होता है कि जो एडजेक्टिव है इट इज यूज्ड फॉर मस्टर्ड. टेरिफाइड यूज किया गया मस्टर्ड एंड नॉट फॉर द येल्प इटसेल्फ. ठीक है. बेसिकली टेरिफाइड जो यूज किया हुआ है मस्टर्ड के लिए यूज किया हुआ है कि मस्टर्ड इतना टेरिफाइड था. इट इज नॉट यूज्ड फॉर द वर्ड येल्प. समझ आया? सो विद अ टेरिफाइड येल्प हो गया ट्रांसफर्ड एपिथेट. बेसिकली एडजेक्टिव यहाँ पे गलत जगह यूज किया जाता है तो इसलिए इसे बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट. क्लियर? रेपिटेशन हो गया हेल्प. सो दिस इज वेरी इजी. हेल्प आपका क्या हो गया, हेल्प आपका हो गया रेपिटेशन.
पोइटिक लाइसेंस हो गया स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड, ठीक है, स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड, ये पोइटिक लाइसेंस हो गया क्योंकि यहाँ पे इसे गलत यूज किया गया है, माउस होल्ड उस पोइट को यूज नहीं किया करना था. So just to make a rhythm and a whimsical sound in the poem, he had used poetic license. ठीक है. नेक्स्ट आता है एसोनेंस. एसोनेंस जब वोवल की साउंड AEIOU की साउंड काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होती है लाइन में, जैसे बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका एसोनेंस यूज किया गया है, पूरे उसमें पूरी लाइन में एसोनेंस यूज किया गया है. Onomatopoeia with a terrified yelp is onomatopoeia. Clear? Metaphor. Metaphor क्या है? Ink trickle down to the bottom of the household. ठीक है. तो यहाँ पे metaphor यूज किया गया है comparing the ink movement with the flow of liquid कि वो नीचे जा रहा है. ठीक है. Personification. Little mouse blink strategically mouse hold. तो strategically mouse hold मतलब उसने strategy बना ली कि मैं अपने बिल में घुस जाता हूँ, और strategy सिर्फ एक human बना सकता है, not animal. तो यहाँ पे personification यूज किया गया है. नेक्स्ट इज विजुअल इमेजरी. विजुअल इमेजरी इज यूज्ड इन फुल स्टैंजा. क्लियर? फुल स्टैंजा में विजुअल इमेजरी यूज किया गया है क्योंकि यू कैन इमेजिन इट वेरी वेल. क्लियर? अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट ये आता है but up jumped custard snorting like an engine, clashed his tail like iron in a dungeon, with a clatter and a clang and a jangling squirm he went at the pirate like a robin at a worm. ठीक है, तो सिमली, बहुत सारी सिमलीज यूज की गई है, मैं सारी सिमली अंडरलाइन कर रही हूँ. स्नोटिंग लाइक एन इंजन, tail like an iron, he went at a pirate like a robin at a worm. तो ये सारी की सारी बेसिकली क्या हो गई आपकी सिमली when we are comparing anything with something else using a word like. क्लियर? ओनोमोटोपिया क्या होता है, जो साउंड इफेक्ट आता है, जैसे जैंगलिंग स्क्वर्म यहाँ पे हो गया, उसके अलावा क्लैटर हो गया, क्लैंक हो गया, ये सारे के सारे आपके ओनोमोटोपिया है. क्लियर? ये सारे के सारे आपके ओनोमोटोपिया है. क्लियर? फिर नेक्स्ट आता है इमेजरी. अगर मैं इमेजरी की बात करूं तो इंटायर स्टैंजास कम अंडर इमेजरी बिकॉज यस वी कैन इमेजिन एवरीथिंग वेरी वेल. फिर उसके बाद आता है एसोनेंस. एसोनेंस की क्या होता है, जब आपकी वोवल की साउंड काफी प्रोमिनेंट होती है पूरी लाइन में, तब एसोनेंस यूज करते हैं, चाहे ए हो, चाहे ई हो, चाहे ओ हो, चाहे यू हो, विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंग एंड अ जैंगलिंग स्क्वैम. क्लियर? कॉन्सोनेंट्स भी यहाँ यूज किया गया है जब कॉन्सोनेंट की साउंड भी काफी प्रोमिनेंट होती है, तो विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंग एंड अ जैंगलिंग स्क्वैम. एसोनेंट्स में ए की साउंड काफी प्रोमिनेंट है और कॉन्सोनेंट में विद क ज स, तो ये आपके किसकी साउंड हो गई, कॉन्सोनेंट की साउंड आ गई. अब आते हैं स्टैंजा 11 पे. The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped from grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they did not hit and Custard gobbled him every bit. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे alliteration यूज किए. बेसिकली alliteration कहाँ पे यूज की गई है, gulped some grog. ठीक है, so gaped at gulped some grog, ये रहा. ठीक है, तो यहाँ पे alliteration यूज की गई है. बेसिकली alliteration क्या होता है, when closely placed word जो है उनकी जो साउंड है वो काफी रिपीटेड होती है, जैसे बेसिकली क्या हो गया, ग गल्प्ड ग्रॉग. ठीक है. इमेजरी इज इंटायर स्टैंजा बिकॉज वी कैन इमेजिन इट वेरी वेल. ओनोमोटोपिया क्या हो गया, गल्प सम ग्रॉग. सो बेसिकली यहाँ पे एक साउंड इफेक्ट दिया गया है. हाइपरबोल क्या हो गया, एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम अप. सो दिस इज अगेन एन एग्जैजरेशन. तो कस्टर्ड ने पायरेट को गॉबल अप कर लिया, मतलब खा लिया. क्लियर? समझ आया? नेक्स्ट. Belinda embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे glee did gyrate, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपका हो गया alliteration when closely placed word जो है उनकी जो beginning की sound है वो repeat होती है, जैसे glee and gyrate. ठीक है. Assonance आ गया, no one mourned for him. Ink and blink in glee, यहाँ पे ई की साउंड पायरेट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है. दैट एट द पायरेट, ए की साउंड काफी प्रोमिनेंट है. तो ये तीनों जो है एसोनेंस है क्योंकि इसमें वोवल की साउंड बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है. आयरनी, नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, क्योंकि जनरली व्हेन समवन डाई तो हम उसके लिए मोर्न करते हैं यहाँ पे, लेकिन जो पायरेट है उसके मरने के बाद किसी ने मोर्न नहीं किया था. इमेजरी क्या हो गया, बेलिंडा embraced him and Mustard licked him. We can imagine it. ठीक है.
But presently upspoke little dog Mustard, I would have been twice as brave if I had not been flustered, and upspoke Ink and upspoke Blink, we would have been three times as brave we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than him. ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं बात करूं अपस्पोक जो है यहाँ पे रेपिटेशन है, क्लियर, क्योंकि ये दो बार रिपीट हो रहा है. कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट की साउंड पूरी लाइन में काफी प्रोमिनेंट होती है, जैसे बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल मस्टर्ड, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड काफी प्रोमिनेंट है. एसोनेंट्स क्या होते हैं, जब वोवल की साउंड काफी प्रोमिनेंट होती है, जैसे हैव बीन थ्री टाइम्स एज ब्रेव एज वी थिंक, एंड वी वुड हैव बीन देयर थ्री टाइम्स एज brave have been twice as brave I had not been flustered. ये दोनों की दोनों जो लाइंस है यहाँ पे आपका एसोनेंस यूज हुआ है. हाइपरबोल ट्वाइस एज ब्रेव, यहाँ पे एग्जैजरेशन दिखाई हुई है, तो ये हो गया आपका हाइपरबोल. ठीक है, आयरनी पूरे स्टैंजा में यूज की गई है, एंड पर्सोनिफिकेशन भी पूरे स्टैंजा में यूज की गई है. आयरनी एंड पर्सोनिफिकेशन क्या होता है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. क्लियर, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टैंजा आता है. नेक्स्ट स्टैंजा इज बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. तो ये पूरी repetition है because the whole stanza is repeated, और इसके बाकी के सारे जो poetic device है वो हम already कर चुके हैं. Belinda is as brave as barrel full of bears, and Ink and Blink chase lions down the stair. Mustard is as brave as tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. तो अगेन यहाँ पे सिम्बली है, क्योंकि बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेयर. एज यूज करके हमने बेलिंडा को बेलिंडा की ब्रेवनेस को कंपेयर किया गया एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, एंड मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज. और हाइपरबोल की बात करें तो एग्जैजरेशन है, बिकॉज इंक एंड ब्लिंक रियलिटी में चेज नहीं कर सकते लायन में, और यहाँ पे इनको दिखाया दैट दे आर ब्रेव इनफ टू चेज अ लायन. ठीक है, आयरनी है क्योंकि यहाँ पे कस्टर्ड जो है दैट मीन्स ड्रैगन, ही ऑलवेज क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज. क्लियर, एंड एलिट्रेशन है क्योंकि बेलिंडा, ब्रेव, बैरल ये जो है क्लोजली प्लेस्ड वर्ड है, और इनका जो स्टार्टिंग का बिगिनिंग का साउंड है वो रिपीट हो रहा है. क्लियर, अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पे. लेट्स रीड दीज क्वेश्चन. विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वेगन एंड अ रेलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, वेयर डिड बेलिंडा लिव्ड? कहाँ रहती थी? इन अ लिटिल व्हाइट हाउस. ठीक है, कहाँ पे? इन अ लिटिल व्हाइट हाउस. क्लियर, उसके बाद हाउ मेनी पेट्स डिड शी हैव? 4 पेट्स, kitten, mouse, dog and dragon. Which word in a stanza means carriage? Wagon का मतलब होता है carriage. Whose young one known as kitten? Kitten, a cat's young one is known as kitten. Clear? Next, now the name of the little black kitten was Ink. ये little है. And the little grey mouse she called her Blink, and the little yellow dog was as sharp as Mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. What is the color of Belinda's dog? Mustard, yellow. यहाँ पे cover है. What were the kitten and the mouse called? Kitten was called Ink and the mouse was called Blink. Which word in the stanza means fare easily? Coward. ठीक है, blink here is the name of a mouse. What actually the word means? Blink का मतलब होता है to shut and open your eye. Clear, frequently. Clear. Next आता है Custard the dragon had a big sharp teeth and spikes on the top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and really truly daggers on his toes. What did the dragon look like? So the dragon had spikes on top, एक तो spikes थे ऊपर, and scale underneath. His mouth was like a fireplace and nose was like a chimney. He looked dangerous as his toes looked like daggers. Clear, समझ आया? Why is the dragon mouth called a chimney? Dragons can spit fire. Therefore, Custard's mouth has been called a fireplace. Which word in the stanza mean as a small sword? Dagger. ठीक है, find from the passage a word which means structure through which smoke or steam is carried up a way, that is chimney. Clear? Belinda was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lion down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage.
How brave were the kitten and the mouse? The kitten and the mouse were so brave that they could scare away lions. Why did Custard cry for a nice safe cage? Custard cried for a nice safe cage because he was a coward. Which word is similar to anger? That is rage. Figure of speech used in the first line and the third line. फर्स्ट और थर्ड लाइन में तीनों में सिमिली है. ठीक है, समझ आया? एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज. ठीक है, समझ आया? एंड बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेयर्स. तो दोनों में क्या यूज किया गया है? बेसिकली सिमिली. Then moving on to the next question. Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Relio Trulio Cowardly Dragon. Why did everyone laugh? Everyone laughed at the dragon because Belinda tickled him unmerciful. क्या हुआ? बेलिंडा ने क्या किया? टिकल किया उसको unmerciful. Why did the other three pets call the dragon? Other three pets call the dragon as Percival. क्योंकि वो उतना ही डरपोक था जितना यहाँ पे ड्रैगन को डिस्क्राइब किया गया है. What does Relio Trulio means? It actually means really truly, and यहाँ पे poetic license यूज करके more rhythm लाने के लिए पोएट ने उसको चेंज किया है. ठीक है, synonym of unmerciful. ठीक है, unmerciful का synonym होता है merciless. That means thankless. ठीक है, Belinda giggled till she shook the house, and Blink said weak, which is giggling for a mouse. Ink and Blink Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. What did shake the house? Belinda giggled so hard that it shook the house. How did the mouse giggle? The giggling sound of the mouse is weak. Antonym of giggle, that is cry. ठीक है, antonym of word insecure from the passage, that is safe. Clear? फिर आता है next one. Suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled and they all looked around. Meowed, cried Ink, and ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Which poetic device is used in these lines? In the first line, the poetic device is repetition क्योंकि suddenly repeat हो रहा है. Why was everyone frightened? Because जो pirate है, he was climbing a window and coming inside the house. Which word in the stanza mean unpleasant? That is nasty. ठीक है. What does a nasty sound refer to? Refer to the entire entry of the pirate in the house is the nasty sound. Clear? Pistol in his left hand and pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. Kadas nahi hai, cutlass hai ye. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. How many weapons was the pirate carrying? 2 pistols in each hand and cutlass in his teeth. Describe the physical appearance of the pirate. Uski beard black thi and he had one wooded leg. He looked very frightening. ठीक है, describe what does cutlass means? A little sword with a sharp blade. ठीक है, what is the rhyme scheme adopted in the stanza? Again A B B, ये हम already discuss कर चुके हैं. Belinda paled and she cried, help, help, but Mustard fled with a terrified yell. Ink trickled down to the bottom of the househole and little mouse blinked strategically mousehole. How did the people in the house react on seeing the pirate? So Belinda became pale with fear and the Mustard fled the scene. Ink went to the bottom of the house and Blink vanished in a mousehole. They all cried for help. Why did everyone cry for help? Everyone cried for help because they all got frightened of the pirate. What does mousehole means? Mousehole has been used by the poet to mean the hole made by the mouse in which it was disappeared. Right, the antonym of bottom is brim. Clear? But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squam, he went at the pirate like a robin at a worm. ठीक है, why did Custard jump? Custard jumped to fight the pirate. What sound did Custard body make? Clashed like iron in a dungeon, and he moved with a clatter and a clank and a jangling squirm. What does dungeon mean? Underground prison cell. First, find at least 2 words from the passage which are example of onomatopoeia. That is clatter, clank and jangling squirm. Clear? Next आता है, the pirate gaped at Belinda's dragon and got some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they did not hit and Custard gobbled him every bit. What did the pirate do on seeing the dragon? The pirate gulped some wine from his bottle. What did Custard do to the pirate? Custard swallowed the pirate and left no trace of him. Which word means the same as swallow? Gobble. Okay.
Find from the passage a word which means a large bottle or similar container with a handle in which wine, etc., is sold or served, that is flagon. So Belinda embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim Ink, and Blink in glee did guide it around the dragon that ate the pirate. What was everyone's reaction after Custard gobbled the pirate? Everyone became happy and hugged. Custard, Ink, and Blink started to dance around him. Why is the pirate called a victim here? Because he suffered death at the hands of Custard as he ate him up. Then what does the gyrate mean? Circular movement. ऐसे घूमना. Synonym of mourn, that is lament. ठीक है. Next आता है, where did Belinda live and with whom? Belinda lived in a little white house with her 4 pets and a wagon. She had a black kitten named Ink, a grey mouse named Blink, a yellow dog named Mustard, and a coward dragon named Custard. What did Custard look like? Custard looked like really dangerous, looked really dangerous with spikes on his top and scales underneath. His mouth was like a fireplace and nose like a chimney. His toes looked like a dagger. Next, did Custard match his physical appearance? No, Custard barely matched his physical appearance as he looked ferocious, but he actually was a coward and he always cried for a nice and a safe cage, and everyone laughed at him for his cowardice. Describe the bravery of everyone in the house. So Belinda was as brave as a barrel full of bears. Ink and Blink were brave enough to chase lions away. Mustard bravery was like a tiger's rage. It was only Custard who was a coward. Everyone else was very brave. Next, was everyone really as brave as they claimed? Belinda and her 3 pets, excluding Custard, were very proud of their bravery, but they were not really brave. It was only Custard who had the courage to face the pirate, so he was the real brave. What did everyone do when the pirate came? When the pirate came, Belinda cried for help and became pale with fear. Mustard ran away with terrified cry, and Ink trickled to the bottom of the house, while Blink disappeared in his mouse hole. Custard jumped in front of the pirate to fight him. Clear? Next, how did Custard face the pirate? Custard jumped in front of the pirate to fight with him. The pirate fired 2 bullets at him but missed both of them. Then Custard gobbled whole of the pirate and left no trace of him. But Custard cries for a nice safe cage. Who is Custard? Why did he cry for a nice safe cage? Custard was a Belinda's pet dragon. He cried for a nice safe cage because he was coward who feared easily and looked for comfort and safety for himself. How did everyone react after Custard ate the pirate? Belinda's embraced Custard because he had saved everyone by killing the pirate. Mustard licked him to show his affection, while Ink and Blink started dancing around Custard out of happiness. Next, how did the other 3 pets boast of their bravery? So, after Mustard, Ink, and Blink fled on seeing the pirate, it was Custard who fought him and killed him. The other pets soon made excuses for their cowardice and said they would have been twice and thrice as brave as Custard. Did Custard accept his cowardice and their bravery? So yes, Custard seemed like a really humble animal, as even after killing the pirate, he accepted that he is a coward and everyone else is braver than him. Next, आता the dragon Custard was considered a coward. The humble dragon proved his bravery in adversity. Analyze the certain qualities like bravery and courage and situational and spontaneous. Express your views with reference to the poem. So Custard's humbleness won every reader's heart as she showed true bravery, and he did not boast like Belinda and her other pets. Everyone boasted of their bravery, but when they faced real danger, it was only Custard who had the courage to face it. And he proved his bravery by not running away and facing the pirate and killing him. Qualities like bravery and courage can only be tested when someone is actually in a dangerous situation. Therefore, these qualities are situational, as become clear from Custard's example. Custard looked for comfort all the time, but this did not mean that he was a coward. Next, do you think that one should be made fun because of their preferences and choices in life? Explain in the context of Custard the dragon. So it is not right to make fun of anyone on the basis of their lifestyle and their choices. Custard the dragon always wanted comfort and safety for him, and therefore always cried for a nice safe cage.
Belinda's and other pets of the house made fun of him because they thought that he was a coward. Custard proved that just because he liked comfort, he's not a coward. In fact, he was the one who had the courage to face the pirate and kill him. Clear? तो यहाँ पे हमारा पोम खत्म होता है, The Tale of Custard the Dragon, and now we are starting with another poem for N.A. Gregory. क्या कौन सी poem है for N.A. Gregory? It is written by William Butler Yeats. It is a very beautiful poem which tells you that in reality people love you for your physical appearance and for your outer beauty, and no one loves you for your inner beauty. And according to one person in this poem who said कि according to God, क्योंकि उन्होंने एक religious text में पढ़ा था कि God के according to that religious text only God loves you for your inner beauty, no one else loves you for inner beauty, for your inner beauty. तो इस poem से ये सीखने को मिला है. Let's see the summary for this poem. ठीक है, the poem is basically a conversation है between the poet Yeats and a young girl named Anne Gregory. तो ये conversation है between the poet and the young girl named Anne. ठीक है, the poet tells her that if she finds a young boy who becomes sad because of her rejection, it doesn't mean that he was a true lover. तो यहाँ पे poet जो है वो Anne को ये बता रहा है कि if you find a boy and if he proposes you and you rejected him, by any chance you rejected him, it doesn't mean that he's sad because he's your true lover, because ऐसा नहीं है, because he loves you for your outer beauty, not your inner beauty. He could have been in love with her because of her beautiful yellow hair. This means that the boy might be in love with her because of her attractive looks. He say that a true lover will be the one who will love you for your inner beauty, inner quality and not her looks. तो यहाँ पे पोएट एनी को बोल रहे हैं कि ट्रू लवर वो होगा जो तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए तुम्हें प्यार करेगा, not for your outer beauty. To this, Anne says that she will change her look by dyeing her hair into some other color. She will become less attractive and then maybe she'll find a true love for herself. So at last he explained to her that the previous night he had heard some religious man saying that only God loves us for what we are. Only God loves us for our inner beauty. This means that God never loves us for our looks but for our inner beauty. ठीक है, theme क्या है? The idea of battling anxieties and conquering fear through courage and determination is the theme. ये तो टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन की थीम है. सो बेसिकली यहाँ पे ये थीम नहीं आएगी. यहाँ पे जो थीम है वो आपकी ये आएगी कि यहाँ पे जो पोएम है इट इज गिविंग एन आइडिया दैट पीपल लव यू फॉर योर आउटर ब्यूटी, नॉट फॉर योर इनर क्वालिटीज, not for your nature but only for your attractiveness, only for your outer looks. And there's only one person, there's only one thing that loves you for your inner beauty, that loves you for who actually you are, that is God. क्लियर? तो ये है थीम यहाँ पे. ठीक है, अगर मैं राइम स्कीम की बात करूँ यहाँ पे तो राइम स्कीम देखो. मैन despair colored ear alone hair, die there carried despair alone here. Okay, no, there is no man declared proof dear alone here. No, there is no rhyme scheme. ये free verse है. This poem is a free verse. यहाँ पे कोई rhyme scheme नहीं है. ठीक है, समझ आया? No rhyme scheme. No rhyme scheme. क्लियर? अब इसके क्वेश्चन पोएटिक डिवाइस पे आते हैं. एक तो मेटाफर यूज किया गया है. मेटाफर कहाँ पे यूज किया गया? पोएम में मेंशन्ड है हनी कलर्ड रैम्पेंट्स. यहाँ पे जो हनी कलर्ड रैम्पेंट्स है ना, वो बेसिकली यीट्स ने मेटाफर यहाँ पे यूज किया है कि एने ग्रेगरी के हेयर को कंपेयर किया गया है रैम्पेंट से. रैम्पेंट क्या होते हैं? येलो जो फोर्ट की वॉल्स होती है उससे, तो वो तुम्हारे ईयर को प्रोटेक्ट करती है. रैम्पेंट एट योर ईयर्स जस्ट लाइक अ वॉल ऑफ अ फोर्ट हाइड एंड प्रोटेक्ट्स द सिटी. वैसे जो तुम्हारे हेयर है इट्स बेसिकली प्रोटेक्ट्स यू. ठीक है, अपोस्ट्रोफी यूज किया गया है यहाँ पे. अपोस्ट्रोफी एक रियोट्रिकल डिवाइस है जिसमें स्पीकर जो है एक इमेजिनरी पर्सन को एड्रेस कर रहा है, कोई रियलिटी में पर्सन नहीं है. और इस पोएम में बात करें आने की, सो शी इज एन इमेजिनरी पर्सन. क्लियर? समझ आया?
So Yeats is seen talking to Anne, but reader don't see her at any point of the poem. So the poet makes a use of apostrophe to address the poem to Anne, which is exactly an absent audience. ठीक है, फिर alliteration use किया गया है, जैसे love you for yourself alone and yellow your yellow hair brown black. क्लोजली वर्ड्स जो है, क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स जो है, उनका जो बिगनिंग ऑफ द साउंड है वो रिपीट हो रहा है, जैसे यू फॉर योर सेल्फ योर येलो हेयर and brown or black. Clear repetition. Yellow hair has been repeated many times in the poem. ठीक है, समझ आया. Despair word is also repeated many times. Clear in the poem. Yes. एनाफोरा यूज किया गया है. एनाफोरा क्या होता है, जब 2 to 3 कॉन्जिक्यूटिव लाइन में स्टार्टिंग के वर्ड्स रिपीट हो रहे होते हैं, तो सेकंड और थर्ड लाइन में दैट वर्ड रिपीट हुआ है. क्लियर इन द थर्ड स्टैंजा. इंजॉयमेंट क्या होता है, व्हेन यू आर कंटिन्यूइंग टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द पंचुएशन. तो सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ स्टैंजा में बेसिकली सेकेंड स्टैंजा में फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन में, ठीक है, समझ आया. थर्ड स्टैंजा में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लाइन में यहाँ पे देखो, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर माई लव मी फॉर माई सेल्फ. ठीक है, समझ आया. तो यहाँ पे विदाउट एनी पंचुएशन यू आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन. क्लियर. अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं. Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored rampant at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair. What does the rampant mean? अभी हमने बताया wall to protect the fort. ठीक है, और यहाँ पे metaphorically use किया गया lock of hair around your ear. ठीक है, what is the color of Annie's hair? हमने discuss किया honey colored. ठीक है, what does the poet mean by love you for yourself alone and not for your yellow hair? It means that the poet means that the young man loved Annie for her beautiful look and not for her real character. Despair का क्या मतलब होता है, hopelessness. ठीक है, but I can get a hair dye and set such color there, brown or black or carrot, that young men in despair may love me for myself alone and not your yellow hair. Who is the speaker of these lines? The speaker of these lines is Annie Gregory. Why does Annie say that she can change her hair color? Annie says that she can change her hair color to show that external beauty is not real and permanent. ठीक है, which word in the stanza mean color? That is dye. Rhyming scheme A B C B D B. A B C B D B. I heard an old religious man, but yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. Who found the text? An old religious man had found a text. What does the text prove? The text proves that only God is capable of looking beyond external beauty into the soul of a person. What does yesternight mean? Yesternight means last night. Find a word from the passage which is an antonym of conceal or hide, that is declare. ठीक है, समझ आया. That means that only God can love Anne for herself alone. It is so because the speaker wanted to tell Anne that her desire that men should not see her outer beauty is not going to be fulfilled. The speaker tells Anne that only God can be so great to avoid external beauty and look beyond it. Clear. Man on the other hand falls on the things that are not pretty from outside and never bothers about what lies inside. Between whom does the conversation in the poem take place? The poem is the conversation between the poet and Anne. ठीक है, so the poem is a conversation between a speaker who could be a poet himself or Anne's lover or a friend and Anne Gregory herself. The other speaker believed that the young man loved Anne for her external beauty, but Anne says that external beauty is not real and permanent, and young man should love her for herself. What does the poet mean by those great honey-colored ramparts at your hair? Ramparts here refer to the lock of Anne's beautiful yellow hair and external beauty that hides her soul and true nature, and let other people see only her outer herself. Clear. Next, why do young men love Anne for her hair and not for herself alone? Anne Gregory is so beautiful that no man is capable of ignoring her external beauty and looking inside her real nature. Her attractive external features stop men from knowing the real person. This is what makes the speaker say that young men love Anne for her hair and not for herself alone. What are Anne's views on external beauty? Anne does not believe in external beauty and wants to be loved for herself. She says that her beautiful hair that attracts so many men can be changed and colored differently. This shows that Anne thinks that external beauty is not important and is changeable.
What has, according to the speaker, an old religious man found? The speaker says that an old religious man has found a text that proves that only God is capable of looking at person's real self beyond the external beauty. Why is only God capable of loving Anne for herself? Only God is capable of loving Anne for herself because humans do not have the power to look at the beauty of the soul. Only God is capable of not caring for the outer beauty, looking the beauty of one's soul. And the next is the poet in the poem for Annie Gregory conveys that we should give importance to inner beauty and not the physical appearance. Elaborate with reference to the poem. So, in the conversation that take place between Anne Gregory and another speaker, the poet has tried to show that inner beauty is real, whereas physical appearance is changeable and hence unimportant. The first speaker says to Anne that young man love her for beautiful yellow hair and may never love her for what she really is. To this, Anne replies that her hair color can be changed into black, brown, or carrot, meaning that the external beauty is all superficial and men should not love her for that. Through Anne's reply, the poet has made his clear reference for internal beauty over physical appearance. Clear? Next आता है how right or wrong is to judge someone on the basis of her physical appearance. So physical appearance never give the true account of a person or as it can be changed with the help of clothing, makeup and other such things. Something which is not true and real should not be used to judge the person carrying it. A person must be judged on the basis of his behavior that shows the true characteristics of his personality. This is explained by Anne in her reply to first speaker that her beautiful hair color which attracts men is changeable. Hence, man should not fall in love with her based on her hair color. Clear? Next, what do you think the other speaker mentioned the old religious man and the text that proves that only God can love for Anne herself alone? So the speaker mentioned the text founded by an old religious man that proves that only God can love her for herself alone. It is so because the speaker wanted to tell Anne that her desire that men should not see her outer beauty is not going to be fulfilled. The speaker tells Anne that only God can be so great as to avoid external beauty and look beyond it. Man, on the other hand, falls for all things that appear pretty from outside and never bother what lies inside. Clear? So यहाँ पे हमारी सारी poems cover हो रही है and soon we are coming with all the literature chapter and all the chapters of your supplementary reader. If you have any doubt, you can comment in the comment box, and for the notes of these chapters, you can reach us out on the number which is given below. So bye bye everyone.